साल 2025 है। एलियंस ने धरती पर कब्जा कर लिया है। पहले उन्होंने शहरों को 300 मीटर ऊंची दीवारों से घेर लिया ताकि लोग कहीं जा ना सकें। आज गुलामी के 348वें दिन का स्वागत है। एक ट्रक ड्राइवर विल को सुबह अपने बच्चों ग्रेसन और ब्रैम को और पत्नी कैटी को अलविदा कहना पड़ता है। वो लॉस एंजल्स की सड़कों पर निकलता है, जहां हर तरफ लाल हेलमेट पहने हुए सैनिक गश्त लगा रहे हैं। बाद में उसके एक साथी से बातचीत से पता चलता है कि विल दीवार के पार जाने की अवैध कोशिश कर रहा है। वो एक तस्कर के पास जाता है जो उसे बर्फ से ढके एक धातु के डिब्बे में छिपा देता है। तब विल को पता चलता है कि उसके साथ डिब्बे में एक और आदमी है। विल उसे बताता है कि वो अपने 12 साल के बेटे को ढूंढ रहा है जो दीवार के पार फंस गया है। जल्दी ही गाड़ी गेट के अंदर पहुंचती है और फिर धमाका हो जाता है। ट्रक पलट जाता है। होश में आने पर विल लाल हेलमेट पहने सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है। उसी सुबह कैटी एक गुप्त दवा बेचने वाले के पास गैरकानूनी इंसुलिन लेने जाती है। एलियंस ने दवाइयों पर पाबंदी लगाकर कमजोर लोगों को मारने की कोशिश की है, जिससे इंसुलिन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कैटी शराब की बोतल देती है, लेकिन इंसुलिन खराब निकलता है। उसे बाहर निकलने के लिए पिस्तौल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा करने से ड्रोन उसे देख सकता है और सब मारे जा सकते हैं, लेकिन कैटी लुटने से तो बचती है। इधर विल को जेल में डाल दिया जाता है। वो अपनी पत्नी को फोन नहीं कर सकता। कैटी भी बहुत परेशान है क्योंकि रात में बाहर निकलना मना है। तभी उसकी बहन मैडी अपने बेटे के साथ आती है, जिसे इंसुलिन की जरूरत है। कैटी वादा करती है कि वो दवाई ढूंढ लेगी और बच्चों के साथ रहना चाहती है। वो अपने पति के साथी के पास जाती है, जो झूठ बोलता है कि उसे विल के बारे में कुछ नहीं पता। कैटी खाली हाथ वापस लौटती है। अचानक पूरे शहर में अलार्म बज उठता है। कैटी सड़क के किनारे खड़े एक सैनिकी ट्रक के नीचे छिप जाती है। ऊपर ड्रोन मंडरा रहा है। तभी एक कैदी को ट्रक में धकेला जाता है। ट्रक चलना शुरू हो जाता है और ड्रोन उड़ जाता है। कैटी किसी तरह घर पहुंच जाती है। सुबह वो अपने दोस्त ब्रूस से मिलती है और उसे विल के गुम होने के बारे में बताती है। पता चलता है कि वो भी विल की तरह एलियंस के आने से पहले FBI में था। ब्रूस उसे घर वापस जाने के लिए कहता है, जबकि वो अपने बाकी साथियों से संपर्क करता है। लेकिन कैटी अस्पताल चली जाती है, जहां उसे शहर के दरवाजे पर हुए धमाके के बारे में पता चलता है। पूरे शहर में अफरातफरी के बीच कैटी एक दुकान में घुसकर कई शीशियां चुरा लेती है, जो उसके पति विल को चाहिए। जेल में विल अपने साथी कैदियों की बातें सुनता है, जिन्हें जल्द ही फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। तभी सैनिक आते हैं। उनमें से एक विल का असली उपनाम पुकारता है। उसे पहचान लिया जाता है और ग्रीन जोन ले जाया जाता है, जहां अब दुनिया के नेता रहते हैं। वहां उसकी मुलाकात स्नाइडर से होती है, जो लॉस एंजल्स के गवर्नर का प्रतिनिधि है। स्नाइडर को विल की फौजी और FBI की ट्रेनिंग के बारे में पता होता है, साथ ही खतरनाक अपराधियों को पकड़ने में उसकी कुशलता के बारे में भी। जब से एलियंस आए हैं, तब से पुलिस और फौज छिप गए हैं। इस वजह से विल को छिपना पड़ा था, लेकिन अब स्नाइडर को उसकी मदद चाहिए। बदले में वो विल के परिवार को पूरी सुरक्षा देने का वादा करता है। माँ, विद्रोहियों के नेता सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए विल को एक खास यूनिट का नेतृत्व करना होगा। विद्रोहियों में घुसपैठ करनी होगी और उनके नेता जोनो को पकड़ना होगा। जैसे ही एलियंस का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने वाला होता है, स्नाइडर विल को बालकनी पर ले जाता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो अपना पक्ष बदल लेगा। अगर वो मना कर देता है तो उसके परिवार को फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। रात में रेड हेलमेट वाले सैनिक विल को घर लाते हैं, जिससे उसका परिवार घबरा जाता है। लेकिन वो उन्हें आश्वासन देता है और कहता है कि बस एक दुर्घटना हुई थी। हालांकि कैटी को पता चल जाता है कि उसका पति झूठ बोल रहा है। उसे पता चलता है कि वो चार्ली को ढूंढने गया था। वो रोने लगती है, लेकिन स्नाइडर की पेशकश सुनकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो कभी भी किसी गद्दार की पत्नी नहीं बनेगी। सुबह घर में तले हुए बेकन की खुशबू आती है और किचन में जाने पर उन्हें स्नाइडर मिलता है। उसने नाश्ता तैयार किया है और यहाँ तक कि कॉफी भी बनाई है, जो अब मिलना नामुमकिन है। खाते समय वो उनकी नई जिंदगी के फायदों को गिनाता है। सुरक्षा, बच्चों के लिए एक निजी ट्यूटर, अच्छा खाना और काम। साथ ही एलियंस उन्हें अपना पुराना बार फिर से खोलने की इजाजत देते हैं। हालांकि विल अपने बेटे की वापसी के बदले में ही राजी होने को तैयार है, जो दूसरे ब्लॉक में है।
स्नाइडर इस बारे में सोचने का वादा करता है। अगली सुबह कैटी एक साधारण से दिखने वाले घर में पहुंचती है, जहां विद्रोहियों के सदस्य उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उन्हें बताती है कि दुश्मनों ने उसके पति को उन्हें ढूंढने के लिए काम पर रखा है। अगली सुबह विल काम पर जाता है और उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि स्नाइडर ने उसे धोखा दिया है। एक खास यूनिट का कमांडर बनने के बजाय उसे फिलिस के अधीन कर दिया जाता है, जिसे शहर के दरवाजे पर बम लगाने वाले आदमी को ढूंढना है। उसका साथी वो है जो एक पुराना पुलिस वाला है। इस बीच केटी अपने बार में पहुंचती है और अपने खोए हुए बेटे का सामान ढूंढ लेती है। ब्रूसार सफाई में रुकावट डालता है और पूछता है कि पुलिस को सीमा शुल्क पर हुए विस्फोट के बारे में क्या पता चला है, लेकिन विल ने अभी अपना काम शुरू किया है और उसके पास अभी कोई जानकारी नहीं है। इसी दौरान विल और बो उस घर के पास जाते हैं जहां वांछित अपराधी की गर्लफ्रेंड रहती है। वो धोखे से उसे पीछे के दरवाजे से भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। एजेंट उसे पकड़ लेता है, लेकिन अचानक एक ड्रोन आ जाता है। विल बेखौफ होकर सीधे लेंस में देखता है और वो तुरंत गायब हो जाता है। पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति को स्टेशन ले आती है, जहां विल के गिरफ्तार साथी को पाया जाता है। वह आदमी रिहा होने के लिए फिफी से गुहार लगाता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर विल अपने ट्रेलर में जाता है, लेकिन उसका परिवार अब वहां नहीं है, क्योंकि वो महिला और बच्चा उसी वक्त उसके घर में दाखिल हो रहे हैं। माँ और बेटे को ऊपर छिपाने के बाद केटी ब्रूसार के पास गाड़ी चलाकर जाती है, क्योंकि दंपत्ति को नए दस्तावेजों की जरूरत है। लेकिन वो मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि विद्रोही जोखिम नहीं उठा सकते। केटी वहां से चली जाती है। घर पर वो विल से भिड़ जाती है, जो ये जानकर कि उसके दोस्त का परिवार उसके साथ है, उन्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जो फर्जी दस्तावेज बनाता है। रास्ते में उन्हें रेड हेलमेटों ने रोक लिया। हालांकि पास की जांच करने के बाद वो माफी मांगते हुए उन्हें जाने देते हैं, जिससे केटी सदमे में आ जाती है। वो सुरक्षित रूप से मास्टर्स के यहाँ पहुँचते हैं और दस्तावेज बनाते समय विल केटी को बताता है कि उसने बम लगाने वाले आदमी को पकड़ लिया है और एक बार जब वो जोनो को ढूंढ लेगा तो वो चार्ली को वापस ला सकेंगे। बाद में विल उस महिला और बच्चे को एक ऐसे शिविर में ले जाता है जहां विस्थापित लोग रहते हैं। केटी विद्रोहियों के नेता अलेक्जेंडर से मिलती है। वो उसे शांत कराता है, क्योंकि पकड़ा गया लड़का किसी दूसरे गुट का है, लेकिन वो उन्हें चेतावनी देने का वादा करता है। स्टेशन पर विल को पता चलता है कि कैदियों के एक समूह को कारखाने में भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है। फिफी उससे हार मानने के लिए कहती है। कैदियों के आने के दौरान शहर की पूरी सुरक्षा 8 घंटों में तबाह हो गई थी। रात में केटी अपने परेशान पति को दिलासा देती है जब उसे सूचित किया जाता है कि संदिग्ध ने अपने साथी के ठिकाने का खुलासा कर दिया है। वह चला गया और केटी फोन पर ब्रूसार को चेतावनी देने के लिए दौड़ी। इस बीच कैदियों को उस लोकेशन पर लाया गया, उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया, कीटाणुओं से साफ किया गया और फिर कपड़े पहनाए गए। उसी समय रेड हेलमेट्स मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे और वहां सिर्फ विद्रोहियों की लाशें मिलीं। विल को पता चला कि पुलिस में कोई जासूस है। अगली सुबह एक गाड़ी वाला आदमी लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके में एक साधारण से दिखने वाले घर में घुसा। तुरंत ही रेडियो प्रसारण शुरू हो गया, जिसमें जॉनो की आवाज में कब्जे को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। रेड हेलमेट्स ने ट्रांसमिशन का पता लगाया और उस स्थान पर पहुंचे। उसी समय ब्रैम ने प्रसारण रिकॉर्डिंग की नकल की और कैसेटों को बिस्तर के नीचे छिपा दिया, लेकिन घर में घुसे सैनिकों को वहां कोई नहीं मिला। उसी दिन केटी ने खाने की ट्रक पर प्रतिरोध के सशस्त्र हमले में भाग लिया। पहली बार मिशन के दौरान उनके एक साथी किम को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। केटी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूसा लड़के को खत्म कर देता है, जिससे केटी स्तब्ध रह जाती है। फिर ड्रोन आते हैं और बेतरतीब लोगों पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद केटी घर वापस दौड़ती है और मुश्किल से खून के धब्बों को धो पाती है। वह इतनी हिली हुई है कि वह कुछ भी समझाना नहीं चाहती और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। उस दिन स्कूल में ब्रैम अपने शिक्षक को एक कैसेट देता है जो विदेशी जहाज के उड़ान भरने के पैटर्न में बदलाव देखता है। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी वस्तु आकाश में पृथ्वी का चक्कर लगा रही है और अब वह और अधिक शक्तिशाली दूरबीन बनाने का इरादा रखता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। विल को एक लड़के की लाश दिखाई देती है
जिसे स्पष्ट रूप से खत्म कर दिया गया था। फिलिस उसके फोटो लेने का आदेश देती है और जल्दी से उसका नाम जान लेती है। उसके बाद रेड हेलमेट उसके घर जाते हैं और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं। विल इससे गुस्से में है और भीड़ में ब्रूसार को नोटिस करने में विफल रहता है, जो प्रतिरोध ठिकाने की ओर जाता है और जो हुआ इसकी रिपोर्ट करता है। लेकिन अलेक्जेंडर को विश्वास है कि किम ने कोई निशान नहीं छोड़ा। फिर विल घर जाता है, जहां केटी बार में मिली उनके बेटे की चीजों को देखकर उनके शोक को समझाती है। खुद को लाचार महसूस कर परेशान विल अपनी गलती मानता है, लेकिन उसकी पत्नी उसका साथ देने का वादा करती है। बाद में केटी ब्रूसार्ड से मिलने जाती है। वो किम को यातना से बचाने के अपने काम को सही ठहराता है, लेकिन अब उसे किम के पति से सारी जानकारी निकालनी है जो उसने जांच के दौरान सीखी थी। इसी दौरान ब्रैम का दोस्त उससे मदद मांगता है और लड़के को दीवार के नीचे बने एक भूमिगत सुरंग में ले जाता है, जहां उसका भाई फिसल कर घायल हो गया था। पता चलता है कि उनके पिता विदेश जाने से पहले वहीं काम करते थे और अब वो लोग उसी सुरंग का इस्तेमाल दीवार के पार जाने के लिए करते हैं। विल और बो मृत किम के देखे गए स्थानों में से एक सांस्कृतिक केंद्र जाते हैं और वहां विद्रोहियों के हथियारों का छिपा हुआ जखीरा ढूंढ लेते हैं। साथ ही ब्रैम के दोस्त उसे बताते हैं कि वो 6 महीने से दूसरी तरफ जाकर खाना ला रहे हैं, क्योंकि दीवार के पार कोई नहीं है। अलेक्जेंडर को खोए हुए हथियारों के बारे में पता चलता है और वो ब्रूसार्ड को कहता है कि वो केटी को उसके पति की हरकतों के नुकसान के बारे में चेतावनी दे। वो ये बात केटी तक पहुंचा देता है, लेकिन केटी को अपने परिवार की सुरक्षा की ज्यादा चिंता है। फिर भी शाम को वो बार को लोगों के लिए खोल देती है। अचानक खुशी के बीच स्नाइडर वहां आ जाता है। वो सभी को बार खोलने के लिए बधाई देता है और फिर विल को समझाता है कि इस तरह की जगहों को दोबारा खोलकर मास्टर लोगों को सुरक्षित तरीके से गुस्सा निकालने का मौका देते हैं। ये सुनकर केटी गुस्से से भर जाती है, ये सोचकर कि उन्होंने अपने बेटे को वापस पाने के लिए विदेशियों के सामने झुक गए हैं। लेकिन विल को भरोसा है कि स्नाइडर के लिए काम जारी रखकर वो चार्ली को ढूंढ सकेगा। बाद में वो फिर बो से जासूस के बारे में बात करता है। हालांकि वो पूर्व पुलिसकर्मी जो खुद धोखा खा चुका है, ऐसी किसी चीज पर यकीन नहीं करता। इस बीच केटी ब्रूसार्ड को बताती है कि विद्रोहियों के ठिकाने का इतनी जल्दी पता चलने की वजह एक महिला के पास मौजूद विशाल डेटाबेस है जो उसे चलाना जानती है। वो उसका नाम बताने के लिए तैयार है अगर विल को कोई नुकसान ना पहुंचे। ब्रूसार्ड इसकी कसम खाता है। अगले दिन लाल हेलमेटों का एक दस्ता स्कूल में घुस गया। फौजियों ने बेरहमी से एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया और एक छात्र को पीटा। वापसी में उनमें से एक ने अपना हेलमेट उतार दिया, वह ब्रूसार्ड निकला। बाद में उसने अलेक्जेंडर को बताया कि उसने लाल हेलमेट वालों की ड्यूटी लिस्ट पता लगा ली है। अब उनके पास सही समय पर सही जगह पर होने का मौका है। उसी दिन फिलिस ने विल को लॉस एंजल्स विद्रोहियों के बारे में जानकारी दिखाई। अगर वे एकजुट होकर हमला करते हैं तो पूरा इलाका साफ हो जाएगा। उसे उम्मीद है कि विल समझता है कि इसका मतलब उसके और उसके परिवार के लिए क्या है और वह उसकी वफादारी पर भरोसा करती है। इस बीच कैटी बच्चों को सैर पर ले जाती है लिंडसे के साथ, जो अधिकारियों द्वारा नियुक्त गवर्नर है, और स्ट्रीट लाइट चालू कर देती है जो एक पूर्व निर्धारित संकेत भेजती है। कंच टूटने की आवाज सुनाई देती है। महिला दस्तक गिनती है, फिर एक अग्निशामक निकालती है। आग बुझाने के बाद ही वह आपातकालीन सेवाओं को बुलाती है। लाल हेलमेट वाले पहुंचेंगे। वह यह देखकर गुस्से में है कि उसके घर की तलाशी ली जा रही है, लेकिन यही प्रोटोकॉल है। कैटी को पूछताछ के लिए फिलिस के पास जाने के लिए कहा जाता है। वह परिवार को बढ़ी हुई सुरक्षा का वादा करती है। इसके अलावा पड़ोसियों को चेतावनी दी जाती है कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फिलिस उससे हर चीज के बारे में पूछताछ करती है, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच के व्यक्तिगत संबंधों के बारे में भी। इस बीच मैडी सांस्कृतिक और कलात्मक वस्तुओं के संरक्षण आयोग के पास काम की तलाश में जाती है और निर्देशक चार्लोट से खुद का परिचय कराती है, उसकी सहायक बनने की उम्मीद करती है। अपनी पत्नी की पूछताछ के बाद विल फिलिस से भिड़ जाता है, लेकिन वह उसे ब्रैम के बिस्तर के नीचे मिले टेप दिखाती है और उसे सलाह देती है कि वह अपने बेटे पर कड़ी नजर रखे। फिलहाल वह इन सबूतों को अपने पास रखेगी। गुस्से में विल घर चला जाता है और एक कठिन बातचीत के बाद ब्रैम अपने पिता को पोस्टर दिखाता है। शहर में उनकी उपस्थिति जोनो द्वारा एक नए प्रसारण के जारी होने का संकेत देती है।
कैटी अलेक्जेंडर से वादा लेती है कि वो उसके पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बदले में एक फोटो में अपने पति के बॉस फिलिस की पहचान करवा देती है। बाद में जोनो का एक और प्रसारण शहर में शुरू होता है। इस बार पुलिस तुरंत सिग्नल को लाइब्रेरी से आता हुआ ढूंढ लेती है और वहां पहुंच जाती है। वह आदमी उन्हें आते हुए सुन लेता है, लेकिन अपने आखिरी शब्द चिल्लाता है जो विद्रोह का आह्वान करते हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि विल कहता है कि ये जोनो नहीं है। ये बात स्नाइडर को बहुत निराश करती है, जिसने उसी दिन मास्टर्स को उनकी जीत के बारे में बता दिया था। मैडी शार्लोट के गुस्से को देखती है, जिसे एक खास कलाकार की पेंटिंग चाहिए। मैडी बताती है कि उसे पता है कि शहर में किसके पास कलेक्शन था, क्योंकि वो एक आर्ट हिस्टोरियन के तौर पर काम करती थी। इस बीच गिरफ्तार किया गया आदमी पूछताछ में कबूल करता है कि उसने प्रसारण का टेक्स्ट एक पाइप में पाया था। पुलिस उस जगह जाती है और पुष्टि करती है कि बताया गया पाइप ग्रीन जोन की तरफ जाता है। शार्लोट के वर्कर मैडी द्वारा बताए गए घर में कला की चीजें ढूंढ लेते हैं। बदले में मालिक उसे अपने साथ रख लेता है और इंसुलिन में मदद करने का वादा करता है। उसी दिन फिलिस विल को बताती है कि भरोसे के तौर पर उसने टेप नष्ट कर दिए हैं। विल घर जाता है, जहां ब्रैम यह मानता है कि उसने जोनो को सुना, क्योंकि वही लोगों में उम्मीद जगाता था। कैटी हमेशा से पहले बार में पहुंचती है और हॉल में फिलिस को पाती है, जो उससे अकेले बात करना चाहती है। फिलिस अपने पति के बारे में बात करती है और विल से समानता बताती है, जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि ये नहीं देख पाता कि वो असल में कैसी है। वो ट्रक हमले वाली जगह से निगरानी की तस्वीरें दिखाती है और कैटी को चेतावनी देती है कि वो गलत लोगों के साथ जुड़ गई है। अगर कैटी को जिंदा रहना है तो अब वो उसके लिए काम करेगी। बातचीत के बाद फिलिस घर वापस आती है, जहां उसका लकवाग्रस्त पति लेटा होता है। वो उसका अभिवादन करती है, लेकिन लिविंग रूम में जाने पर उसे वहां ब्रैम को पाती है। फिलिस तुरंत समझ जाती है कि वो क्यों आया है और उससे अपने पति को भी मारने के लिए कहती है। ब्रैम गोली चला देता है। अगले दिन बो और विल घटनास्थल पर जाते हैं और दीवार पर जोनो शब्द लिखा पाते हैं। स्नाइडर गुस्से में है, क्योंकि फिलिस मास्टर्स विद्रोहियों के नेता के काफी करीब थी और अपराधी को पकड़ने की मांग करता है। जोनो गिरोह के एक आदमी को पकड़ने का समाचार आता है। विल उस युवक से पूछताछ करता है, जो ग्रीन जोन का एक पता देता है। लाल हेलमेट वाले वहां घुस जाते हैं। एक छिपा हुआ कमरा और खुद को गोनो समूह कहने वाले कई लोग मिलते हैं। इस बीच ब्रैम अपनी प्रेमिका के साथ दीवार के नीचे से निकल जाता है और एक सुनसान शहर में पहुंच जाता है, जहां उन्हें एक बड़े गोदाम में जरूरी सामान मिल जाता है। लॉस एंजल्स में वापस खबर प्रसारित होती है कि विद्रोहियों को खत्म कर दिया गया है। हालांकि विल को विश्वास नहीं होता। स्नाइडर एक बार फिर गुस्से से भर जाता है, क्योंकि वह देखता है कि पकड़ा गया जोड़ा आतंकवादियों जैसा नहीं दिखता। वह चार्ली को खोजने के समझौते को पूरा करने से इनकार कर देता है और विल को समूह का प्रमुख नियुक्त करता है। विल तुरंत ही तिलचट्टे गद्दार की तलाश शुरू कर देता है और फिलिस की सहायक जेनिफर उसे उसकी पत्नी की याद दिलाती है, यह सुझाव देते हुए कि वह जानकारी लीक करने वाला हो सकता है। घर लौटकर विल ब्रैम को अपनी बहन को दीवार के उस पार से लाए मारकर देता हुआ देखता है, लेकिन बेटा झूठ बोलता है कि उसने उन्हें संतरे के बदले लिया है। स्नाइडर उस आदमी से पूछताछ करता है जिसने दावा किया था कि वह जोनो है, लेकिन वह स्वीकार करता है कि वह सिर्फ एक अभिनेता है। स्नाइडर उसे दूसरे ब्लॉक में भेजे जाने के बदले में अपनी भूमिका निभाने के लिए मना लेता है। उसी समय ब्रैम अपने शिक्षक के पास दौड़ता है और उसे अपनी दूरबीन के लिए एक शक्तिशाली लेंस लाने का वादा करता है। विल चुपके से अपनी पत्नी से बार की तलाशी लेता है, लेकिन एक अपरिचित किताब के अलावा कुछ भी संदिग्ध नहीं पाता है। सभी चैनलों पर आतंकवाद के पीड़ितों के रिश्तेदारों को दिखाते हुए गोनो का मुकदमा प्रसारित किया जाता है और चौक पर फांसी का मचान बनाया जाता है। एक्टर अपनी भूमिका निभाता है, यह विश्वास करते हुए कि स्नाइडर आतंकवाद मिटाने का वादा पूरा करेगा। उसे धोखा तब पता चलता है जब वो खुद को फांसी के तख्ते पर पाता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। फांसी के तुरंत बाद स्नाइडर विल को अपने साथ चलने का बुलावा देता है और कुछ अनोखा दिखाने का वादा करता है। उसी समय अलेक्जेंडर का ग्रुप नया हमला करने की तैयारी करता है, जिसमें काटी भी विद्रोहियों में शामिल है। रास्ते में विल स्नाइडर पर गुस्सा जताता है कि एक्टर को मारने से कुछ हासिल नहीं हुआ।
लेकिन स्नाइडर उसे जनता को शांत रखने की जरूरत याद दिलाता है और कहता है कि असली जोनों को ढूंढने के लिए उसने वक्त निकाला है। स्नाइडर की गाड़ी शहर में लाल हेलमेट पहने सैनिकों के समूह के साथ चलती है, जिनमें ब्रासार्ड भी शामिल है। एक मोड़ पर एक फर्जी सड़क वर्कर उन्हें रास्ते से हटा देता है और जब काफिला धीमा होता है, ब्रासार्ड अपने साथियों को गोली मार देता है। स्नाइडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन विल गाड़ी के दरवाजे बंद कर देता है क्योंकि गाड़ी बख्तरबंद है। लाल हेलमेट की वर्दी पहने विद्रोही गाड़ी पर गोली चलाते हैं और दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन विल अंदर से गोली चलाता है और फिर भी स्नाइडर को आग से बाहर निकाल लेता है। ड्रोन आ जाते हैं, लेकिन विद्रोही भागने में सफल हो जाते हैं। विल स्नाइडर को उस बार में ले जाता है जहां काटी भी उसी समय पहुंचती है। स्नाइडर घबराया हुआ है, लेकिन विल अपने दम पर सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। काटी विल से अकेले में कहती है कि वो ऐसे बेकार इंसान के लिए खुद को खतरे में न डाले, लेकिन विल किसी को भी बिना मदद के नहीं छोड़ सकता। यह महसूस करते हुए कि फोन काम नहीं करता है, वह बैकअप के लिए कॉल करने के लिए बाहर एक पब्लिक फोन पर जाता है। इस बीच अलेक्जेंडर को स्नाइडर को बचाने में विल की भूमिका के बारे में जानकर गुस्सा आता है, लेकिन फिर काटी रेडियो के जरिए बताती है कि ट्रीर बार में है। वो स्नाइडर के पास वापस जाती है और उसकी चौकसी कम करने के लिए बातचीत जारी रखती है। वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर होने का दावा करता है, जिसने उसे ऊंचा पद दिलाया। वो बताता है कि 7 और कॉलोनियां हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि उनके आगे क्या होता है। विल वापस आता है और कहता है कि वो मदद के लिए कॉल करने में कामयाब हो गया है और वो रास्ते में है। काटी विल के घाव पर पट्टी बांधती है और वो कबूल करता है कि जोनो एक सामूहिक छवि है, एक व्यक्ति नहीं। काटी स्नाइडर को मारने में दखल न देने के लिए कहती है, लेकिन विल उसे याद दिलाता है कि उसकी जगह कोई और ले लेगा। तब स्नाइडर बताता है कि उसके आदमियों ने उनका बेटा ढूंढ लिया है और वो चार्ली को वापस लाने के लिए बातचीत कर रहा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वो स्नाइडर को बाथरूम में छिपा देते हैं। ब्रूसार लाल हेलमेट की वर्दी में आता है और तलाशी लेता है। कैटी उसे बेसमेंट ले जाती है और विल की सुरक्षा के लिए कहती है, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि उसका पति हमेशा खतरे में पड़ जाता है। ब्रूसार चला जाता है, लेकिन विल को पक्का लगता है कि वो रेजिस्टेंस का आदमी है और वापस आएगा। वो स्नाइडर के साथ दरवाजों को बंद कर देते हैं, जो फिर से चार्ली का जिक्र करता है, जिससे कैटी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसकी धमकियों से तंग आ चुकी है। इस बीच विद्रोही बार में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब रहते हैं। डरा हुआ स्नाइडर विल को बताता है कि मास्टर्स ने लगभग हर किसी की जांच कर ली है, इसलिए जो लोग उन्हें नहीं चाहिए उन्हें बाहर कर दिया गया है, लेकिन उसने खुद कभी एलियंस को नहीं देखा है। रेजिस्टेंस दबाव बनाना जारी रखता है। विल कैटी को छिपने का आदेश देता है और खुद को स्नाइडर की रक्षा के लिए तैयार करता है। फिर एक स्मोक ग्रेनेड फेंका जाता है। विद्रोही आते हैं। विल गोली चलाता है। जब एक विद्रोही उसे ढूंढ लेता है, कैटी उसे गोली मार देती है, लेकिन ब्रूसार उस पर निशाना साधता है और उसका पति उसे हथियार फेंकने के लिए मजबूर करता है। विद्रोही उन्हें बेसमेंट में ले जाते हैं और निकल जाते हैं। हालांकि विल एक मशीन गन ढूंढता है और उसका पीछा करता है, लेकिन जब तक वो ऊपर जाता है, सब लोग चले जाते हैं। फिर असली लाल हेलमेट आते हैं और स्नाइडर को उस कोठरी से बाहर निकालते हैं जहां विल ने उसे छिपाया था। शाम को विल कैटी को आश्वस्त करने की कोशिश करता है, यह समझाते हुए कि स्नाइडर का ट्रायल सिर्फ एक नाटक था, कोई जनता का हीरो नहीं है और उन पर हमला करने वालों का जोनो से कोई संबंध नहीं है। इसी बीच अलेक्जेंडर निष्कर्ष निकालता है कि कैटी एक डबल एजेंट है जो सिर्फ उन्हें गुमराह कर रही है। इस बीच मैडी चार्ली के पति नोलन के साथ रिश्ता शुरू करती है, जो न्यू एज प्रीचर चर्च का लीडर है। उसी समय विल तस्वीरों में ब्रूसार को पहचान लेता है, उसे हमलावरों में देखता है और उसे ढूंढने और गिरफ्तार करने का आदेश मिलता है। लाल हेलमेट उसके घर जाते हैं, लेकिन जब वे घर में घुसने लगते हैं तो वो धमाके से उड़ जाता है। विल ब्रूसार के साथियों से पूछताछ करता है और एक व्यक्ति एक खास निशान, सीने पर टैटू का जिक्र करता है, जिसे विल स्पेशल फोर्स के निशान के रूप में पहचानता है। ब्रूसार एक प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसपैठ करता है, जहां से वह अपने जैसी उम्र और हाइट वाले एक सांवले आदमी की लाश चुरा लेता है। अलेक्जेंडर के साथ मिलकर वो उसे एक कार में रखते हैं और जला देते हैं। पूरे समय लीडर, नेता,
ब्रासार्ड को केटी के धोखे के बारे में यकीन दिलाता रहता है। बाद में पुलिस को एक जली हुई कार मिलती है जिसके अंदर जला हुआ शरीर होता है। ये शरीर बार पर हमला करने वाले के हुलिये से मेल खाता है, लेकिन विल को फिर से हर चीज पर शक होने लगता है। केटी अंडरग्राउंड विद्रोहियों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। अंत में उसे एक गुप्त संदेश मिलता है जिसमें एक मिलने की जगह का नाम लिखा होता है। वहां पर ब्रासार्ड गाड़ी चलाकर उसका इंतजार कर रहा होता है। इसी बीच विल की सहायक सेन डेटाबेस में ब्रासार्ड के चेहरे वाले 14 लोग ढूंढ लेती है। विल को समझ आता है कि ब्रासार्ड सिर्फ एक फौजी नहीं बल्कि एक पूर्व FBI एजेंट है। कार्ड केटी को शहर से बाहर ले जाता है और उससे मुश्किल सवाल पूछता है, क्योंकि उसने अपने ही एक आदमी को गोली मार दी थी। लेकिन केटी उसे याद दिलाती है कि उसने शुरू से ही एक मुख्य शर्त रखी थी, उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। उसने लड़ाई में शामिल होकर ईमानदारी से काम किया था। फिर भी कार्ड को उसके वफादारी पर शक होता है। बातचीत जारी रखने के लिए तैयार न होकर केटी वहां से चली जाती है। ब्रासार्ड विद्रोहियों में से एक राहेल के पास जाता है और उसे अलेक्जेंडर के केटी को खत्म करने के आदेश के बारे में बताता है। वो ये भी कहता है कि वो आदेश पूरा नहीं कर सका। विल ग्रीन जोन में स्नाइडर के पास पहुंचता है और रिपोर्ट करता है कि ब्रासार्ड ने बिल्कुल अलग ही काम किया है और वो अपने क्षेत्र में बहुत कुशल है, लेकिन वो उसे जरूर ढूंढ लेगा। जवाब में स्नाइडर उसे एक लिफाफा देता है जिसमें चार्ली की हालिया फोटो होती है। विल वो फोटो केटी के पास ले जाता है। आंसू भरी आंखों से केटी अपने पति से कहती है कि वो स्नाइडर के कंट्रोल से बाहर निकल आए। विल वादा करता है कि वो तैयार होने पर ऐसा ही करेगा। इसी बीच शार्लोट को मैडी और नोलन के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और वो मैडी को निकालने की धमकी देती है। नोलन अपनी पत्नी को उसकी औकात याद दिलाने का फैसला करता है और मैडी को अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर देता है। पुलिस को नई जानकारी मिलती है, जिसके बाद विल घर जाता है। वो अपनी पत्नी को ब्रासार्ड की फोटो दिखाता है और बताता है कि उसके बार में उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इसका मतलब है कि वो पहले भी वहां था। केटी कहती है कि वो उसे नहीं जानती है, लेकिन विल उसे उसके शिकारों की तस्वीरें दिखाता है। तब केटी को याद आता है कि वो सचमुच उनसे मिलने आया था और उसने बताया था कि वो अपनी माँ के घर में रहता है और उसे ठीक कर रहा है। जैसे ही रसीदों से निर्माण स्टोर की जानकारी मिलती है, जेन तुरंत ब्रासार्ड की माँ के घर का पता ढूंढ लेती है। राहेल केटी के पास आती है और कबूल करती है कि ब्रासार्ड ने वाकई में बहुत लोगों को मारा है, लेकिन ये विद्रोह का ही हिस्सा है। केटी उसे याद दिलाती है कि वो भी लगभग उसी का शिकार बनने वाली थी, लेकिन राहेल उसे याद दिलाती है कि ब्रासार्ड ने वो आदेश पूरा नहीं किया। तो फिर केटी ब्रासार्ड को फोन करती है और उसे चेतावनी देती है कि विल ने उसे पकड़ लिया है। लाल हेलमेट वाले सैनिक ब्रासार्ड की मां के घर जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। छूटे हुए औजार ये साफ बताते हैं कि उसे चेतावनी मिल गई थी। विल अपने पड़ोसी को आवाज लगाता है, जो असल में अलेक्जेंडर होता है, और वो कहता है कि उसने उसे नहीं देखा। विल चला जाता है, लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि ब्रासार्ड की मेज पर वही किताब पड़ी होती है जो केटी के बार में थी। विल का साथी एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं। पता चलता है कि ये फैक्ट्रियां चांद पर बनी हुई हैं। विल अपने बच्चों को चार्ली की फोटो दिखाता है और ये मानता है कि उसने सिर्फ उसे वापस लाने के लिए सरकार के लिए काम करना शुरू किया था। उसी सुबह लॉस एंजल्स ब्लॉक की गवर्नर स्नाइडर के पास आती है और उसे बताती है कि पैसिफिक एरिया का मुख्यमंत्री निरीक्षण के लिए आ रहा है। वो आश्वासन देती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन महिला को बहुत शक होता है। केटी राहेल के पास जाती है और पता चलता है कि उसका नाबालग बेटा भी विद्रोहियों में शामिल है। वो महिला की हिम्मत से दंग रह जाती है, लेकिन फिर भी अपने परिवार के डर से ग्रुप छोड़ने का फैसला सुनाती है। राहेल उसका समर्थन करने का वादा करती है। अलेक्जेंडर विल को फोन करता है और कहता है कि उसकी पत्नी ही तिलचट्टा है जो विद्रोहियों को जानकारी लीक कर रही है। वो एक मुलाकात की जगह तय करता है। विल वहां जाता है। वो तुरंत ब्रासार्ड के पड़ोसी को पहचान लेता है, जो ये मानता है कि वो सेल का मुखिया है और ब्लॉक से निकलने के अधिकार के लिए सबको धोखा देने को तैयार है। इस बीच ब्रासार्ड विद्रोहियों के युवा सेल के लीडर से मिलता है, जिससे उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने की जानकारी मिलती है। विल वापस जाकर बी को सब कुछ बताता है। बाद में वो स्नाइडर के पास जाता है
और अलेक्जेंडर की शर्तें बताता है। स्नाइडर व्यक्तिगत मुलाकात की मांग करता है। शाम को केटी वापस चार्ली के बारे में बातचीत शुरू करती है। अगर स्नाइडर जानता है कि वो कहाँ है तो उसे वापस क्यों नहीं ला सकता, लेकिन बातचीत अलेक्जेंडर के साथ मुलाकात पर चली जाती है। वो बताता है कि वो पूरे सेल को धोखा देने के लिए तैयार है और केटी तुरंत बार के लिए निकल जाती है, रास्ते में ब्रूसार्ड को संकेत देती हुई। ब्राम और उसका टीचर चांद को देखते हैं और उसकी सतह पर बदलाव देखते हैं। ऐसा लगता है कि वहीं पर विदेशी खदानें और गोदाम हैं। उसी शाम ब्रूसार्ड बार में आता है जहां केटी उसे लीडर के धोखे के बारे में बताती है। वो तुरंत अलेक्जेंडर के पास जाता है और सवाल पूछना शुरू कर देता है, लेकिन अलेक्जेंडर उससे मांग करता है कि वो केटी से सारा संपर्क बंद कर दे और एक नए ऑपरेशन की तैयारी करे। अगले दिन विल स्नाइडर को अलेक्जेंडर से मिलने की जगह ले जाता है। अलेक्जेंडर कहता है कि वो सिर्फ जिंदा रहना चाहता है, उसे अलग अलग इलाकों में घूमने के लिए एक खास पास चाहिए। इसके बदले में वो ब्रूसार्ड के ग्रुप की लिस्ट देता है और ये भी बताता है कि वो मंत्री को मारने की योजना बना रहे हैं। वो ब्रूसार्ड को जाल में फंसाने के लिए पुलिस को उसकी लोकेशन बताएगा। उसके बाद विल उसे दीवार के बाहर ले जाकर पास दे देगा। बाद में ब्रूसार्ड तयशुदा बाजार में पहुंचता है। राहेल और कैटी भी वहीं होती हैं। लाल हेलमेट देखकर कैटी तुरंत ब्रूसार्ड को चेतावनी देती है। एक विद्रोही पटाखे फेंकता है जिससे अफरातफरी मच जाती है और लोग सैनिकों की गोलीबारी से बचने के लिए भाग जाते हैं। राहेल मर जाती है और ब्रूसार्ड भाग निकलता है। विल अलेक्जेंडर के घर जाता है जो पुलिस की निगरानी में होता है। वो स्नाइडर से डील रद्द करने का ऐलान करता है। वो उसे भागने देने के लिए तैयार था, लेकिन स्नाइडर कैटी के बारे में बात करना शुरू कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। विल गद्दार को गोली मार देता है और सारा इल्जाम ब्रूसार्ड पर मर देता है। रात में लोग राहेल के पूरे परिवार को फांसी पर लटका देखते हैं और कैटी ब्रूसार्ड को अपना समर्थन देने का वादा करती है। विल अपनी पत्नी को बता देता है कि वो जानता है कि वो विद्रोहियों के साथ जुड़ी हुई है। अगली रात अचानक विद्रोह होता है जिसमें कई लाल हेलमेट मारे जाते हैं। वो कहता है कि लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। विल स्नाइडर को बताता है कि उसे दीवार के बाहर एक नए विद्रोही ग्रुप के बारे में जानकारी मिली है। जाहिर तौर पर वहाँ एक गुप्त रास्ता भी है। अधिकारियों से वो उन्हें दीवार के बाहर जाकर जांच करने की अनुमति मांगता है। स्नाइडर मान जाता है, लेकिन उनके साथ एक गार्ड भेजता है। इसी दौरान ब्रूसार्ड और कैटी युवा विद्रोहियों के लीडर से मिलते हैं जिसने मंत्री पर संयुक्त हमले का प्रस्ताव रखा था। ये सब अब उस मेट्रो में होना है जिसे सिर्फ मास्टर्स इस्तेमाल करते हैं। विल और बो दीवार के बाहर जाने के बाद एक ऊंची इमारत पर चढ़कर पूरे शहर को देखते हैं। फिर वो अपने आप पर हमले का नाटक करते हैं, जबकि उनका गार्ड ये सब समझने की कोशिश करता है। उनका कमांडर हमलावरों द्वारा गिराया गया एक नक्शा ढूंढता है। बाद में विल स्नाइडर को नक्शे पर बने निशान दिखाता है जो विद्रोहियों के हमले के ठिकानों को बताते हैं। स्नाइडर दीवार के नीचे मिले सुरंग की रिपोर्ट करता है। युवा विद्रोही दल के सदस्य कैटी को मधुमक्खी के आकार का एक छोटा ड्रोन दिखाते हैं जो कहीं भी उड़ सकता है और कोई भी जानकारी इकट्ठा कर सकता है। विद्रोही अपना हमले का प्लान फाइनल कर रहे थे। ब्रासर्ड केटी को बंदूक चलाना सिखा रहा था। उसी समय स्नाइडर की अगुवाई में लाल हेलमेट वाले नोलन के घर आए और आरोप लगाया कि शार्लोट मास्टर्स की बहुमूल्य पेंटिंग छिपा रही है और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसी शाम केटी को लिंडसे ने एक किताब दी जो नए चर्च के फायदों के बारे में थी। उसने तुरंत विल को फोन किया और बताया कि नया चर्च बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है। विल ने उसे बताया कि वे बो के घर जाएंगे जो दीवार के बाहर है। केटी ने उस पर जासूसी करने का आरोप लगाया, लेकिन वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो लगातार एक दूसरे से झूठ बोलते थे और इससे उनका परिवार टूट रहा था। दीवार के पार छिपना भी नामुमकिन था। वो बॉस को अकेले भागने के लिए कहेंगे। केटी और ब्रासर्ड गार्डों को मारते हुए सबवे में उतर गए, एक छिपे हुए रास्ते को खोला और ग्रुप अंदर घुस गया। विद्रोहियों ने एक धमाका किया जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। डिब्बों को खंगालते हुए लोगों को एक एलियन की लाश मिली। विल को इस बारे में पता चला और वह स्टेशन पर गया जहां गवर्नर जल्द ही पहुंचे और एक मास्टर के अपहरण की घोषणा की। पहले भी 2 एलियंस मारे गए थे जिसकी वजह से डलास तबाह हो गया था, इसलिए लोगों को यह समझना होगा कि अगर उन्होंने लापता मास्टर को नहीं ढूंढा तो लॉस एंजल्स का क्या होगा। इसी दौरान
विद्रोहियों का एक समूह एलियन को एक गुप्त ठिकाने ले जाता है, धातु की चादर से सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। विल घर की तरफ दौड़ता है और मैडी को बच्चों को छिपाने के लिए कहता है। वो उन्हें ग्रीन जोन में ले जाने का सुझाव देती है। वो केटी और ब्रैम को ढूंढने की कोशिश करता है, उसे एक सीक्रेट नंबर देता है जो उसकी माँ को एक दिन पहले मिला था। इस बीच विद्रोही एलियन को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। पूरे दिन में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। मैडी और बच्चे एक लंबी लाइन में फंस जाते हैं और जब वे निकलने की कोशिश करते हैं तो ब्रैम भाग जाता है। इस बीच विद्रोही लाल हेलमेट की गाड़ी छीन लेते हैं और उसमें एलियन को लोड कर देते हैं। उसी समय पुलिस को सबवे कैमरे की फुटेज मिलती है। विल केटी को पहचान लेता है लेकिन जाहिर नहीं करता। ब्रैम अपने टीचर के पास दौड़ता है और उसे सुरंग तक ले जाता है। एलियन को अगवा करने वाला समूह एक पुलिस की गाड़ी में शहर के माध्यम से चलता है और निवासियों को डराने के लिए एक घर को गोली मारते हुए देखता है। स्नाइडर को उसके पद से हटा दिया जाता है लेकिन गवर्नर कुछ नहीं कर सकता। इस बीच एलियन को किसी भी निरीक्षण विधि से बचाए गए प्रयोगशाला में लाया जाता है और वे उसके सूट को खोलने का प्रयास करते हैं। विल जेनिफर को विद्रोही कोडबुक देता है। वे साथ में ब्रासर्ड की गिरफ्तारी के प्रयास से ऑपरेशन फुटेज की समीक्षा करते हैं और युवा सेल लीडर की पहचान करते हैं जो डेटाबेस में भी था। विद्रोहियों को पता चल जाता है कि विदेशी की कलाई पर लगे कम्युनिकेटर को कैसे चालू करना है। विल दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि अपहृत लोगों को छोड़कर भाग जाएं, वरना वो उन्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन केटी दरवाजा खोलने से मना कर देती है। वो अलार्म बजाकर छुपने की जगह खोल देती है, जिससे विद्रोहियों को गुप्त रास्ता लेकर भागना पड़ता है। उसी वक्त घर के ऊपर ड्रोन मंडराने लगते हैं। केटी दरवाजा खोलती है और विल पुलिस को बुला लेता है। विदेशी को ले जाया जाता है। स्नाइडर विल को धन्यवाद देता है और उसे दीवार के बाहर जाने के लिए एक यूनिवर्सल पास देता है। उसी समय ब्रैम और टीचर सुरंग से नीचे आते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। स्नाइडर को भी गश्ती दल ले जाती है। विल अपने बेटे को ढूंढने के लिए दीवार के बाहर चला जाता है और केटी वापस खाली घर में आ जाती है। यहीं पर पहले सीजन का अंत होता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।